जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी कौन तुझे यूं प्यार करेगा। तो मित्रों, कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर भी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नए पार्ट का नोटिफिकेशन मिल सके आपको। अब आगे। घड़ी में रात के ठीक 12 बजने को थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। इनाया के साथ साथ ही नानी की भी नींद खुल गई, पर नानी ने आंखें नहीं खोली। नानी माँ, देखो ना कौन आया है इतनी रात को। सोने भी नहीं देते हैं लोग चैन से। एक तो इतनी ठंड पड़ रही है कि हिम्मत नहीं होती है उठने की। उस पर इतनी रात को कौन किसके घर जाता है। इनाया ने रजाई में घुसे घुसे ही कहा, अरे मुझे क्या बोल रही है, तू जाकर देख न। जवान कौन है? मैं अगर इस टाइम पर निकली तो जरूर ही मेरा खून जम जाना है और मुझे बीमार पड़ जाना है। नानी ने भी अनाकानी की। प्लीज नानी माँ, जाओ ना, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है रजाई से निकलने का, बहुत ठंडी है। इनाया बच्चों की तरह थुनकते हुए बोली, अब यह नाटक बंद कर। सुबह ही तो कह रही थी कि मैं बुढ़ी हूँ और मुझे आराम की जरूरत है। तू ही जाना इनी, वैसे भी नींद आ रही है, क्यों तंग कर रही है। नानी ने कहा तो इनाया ने मुंह टेढ़ा मेढ़ा किया और फिर मन मार कर उठ खड़ी हुई, क्योंकि वो जानती थी कि नानी नहीं उठेगी। और ठंड वाकई में बहुत तेज थी। उसने बाहर जाकर आईपीस से झांका तो कोई नजर नहीं आया है। भगवान, इतनी रात में कोई चोर लुटेरा तो नहीं है। पर क्या ही करूं, दरवाजा तो खोलना पड़ेगा। भूत प्रेत होगा शायद। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इन्हीं बोलते जा रही थी और दरवाजा खोल दिया। उसने आसपास नजर घुमाई पर कोई नहीं दिखाई दिया सिवाय एक बड़े से फूलों के गुलदस्ते के। तभी नानी ने पीछे से एक बड़ा सा बैलून फोड़ा और इन्हीं एकदम से हिल गईं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, इन्हीं हैप्पी बर्थडे टू यू। तभी नानी की आवाज़ के साथ साथ ही एक और आवाज़ सुनाई दी और इनाया की आंखें खुशी से चमक उठीं। श्वेता माँ को इनाया एकदम से बोली और वह फूलों का गुलदस्ता एक तरफ हटाया और सामने खड़ी श्वेता के गले लग गई। तेरी श्वेता माँ के अलावा और इस पूरे कस्बे में किसकी हिम्मत है जो इनाया को इतनी रात को उठा सके? किसको अपनी मुसीबत करनी है? सब जानते हैं कितनी झगड़ालू है तू, नानी ने कहा। तो इनाया ने घूर कर उन्हें देखा। चलिए मुगल-ए-आज़म, आज आपका हर इल्ज़ाम सर आंखों पर। आखिरकार इतनी खुशी का दिन जो है। श्वेता माँ आई है आज, इनाया ने श्वेता के हाथों को थामते हुए कहा। खुशी का दिन है इसलिए क्योंकि तेरा बर्थडे है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं आई हूँ, समझी? श्वेता ने प्यार से उसके माथे को चूमा। नहीं माँ, बर्थडे का मुझे कोई शौक नहीं है और ना ही कोई खुशी। मेरी खुशी का कारण तो सिर्फ इतना ही है कि आप आए हो। आप जब आती हो ना तो उस दिन ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी माँ मेरे पास आ गई है। हालांकि मुगल-ए-आज़म बहुत प्यार से रखते हैं मुझ पर, फिर भी कहते कहते इन्हीं रुक गईं। जानती हूँ मैं, और मुझे माफ़ कर दे बच्चे, मैं भी अपना फ़र्ज़ पूरी तरीके से नहीं निभा पाई। जानती हूँ श्रद्धा की कमी महसूस होती होगी तुझे। श्वेता उदास हो बोली, अरे कैसी बातें करने लगी आप? आज मेरा बर्थडे है। आज के दिन कोई इमोशनल बातें नहीं, कोई सेंटोले नहीं फेंकेगा, और अगर आप बोलोगे ऐसे तो अभी नानी माँ तो रोना ही शुरू कर देंगी। और आप लोग चाहते हो कि मेरे बर्थडे वाले दिन मैं दुखी हूँ? इनाया ने श्वेता को अंदर करते हुए कहा और दरवाज़ा बंद करने लगी। अरे रुकना, अभी सामान तो आने दे, श्वेता बोली। और तभी ड्राइवर ढेर सारे गिफ्ट, टेडी बेयर, केक और न जाने क्या क्या लेकर अंदर आ गया। मैम साहब, ये सब कहाँ रखूं? ड्राइवर ने कहा। ये लेफ्ट वाला रूम इनाया का है, वहीं पर जाकर रख दो, श्वेता ने कहा। तो ड्राइवर ने एक एक करके सारा सामान जाकर रूम में रख दिया। अब मैं निकल जाऊं मैडम जी? ड्राइवर बोला। नहीं, तुमको नहीं निकलना है। तुम्हारे लिए अरमान ने यहाँ पर गेस्ट हाउस में रूम बुक किया है। वहाँ पर जाकर आराम करो और फिर जब तक मैं यहाँ हूँ यहीं पर रहना है। तुम्हें हम लोगों को लेकर ही शिमला चलोगे, क्योंकि फिर शिमला से ही हमें वापस से फ्लाइट मिलेगी, श्वेता ने समझाया। जी मैम साहब, ड्राइवर बोला और जाने लगा। अरे ड्राइवर काका, रुको थोड़ा सा, मैं अभी आपको गरम गरम चाय पिलाती हूँ। इतनी ठंडी में आप लोग आए हो, थोड़ी देर बैठो। नहीं बिटिया, मैं वहीं पर पी लूंगा जहाँ पर रुका हूँ, ड्राइवर बोला। अरे वहाँ मेरे हाथ की थोड़ी ना मिलेगी काका, बैठो ना आप। इतनी मेहनत से आए हो तो एक कप चाय मेरे हाथ की पीकर जाना। इनाया ने ड्राइवर के हाथ थाम उसे भी वहीं कुर्सी पर बैठा दिया, और इनाया के इस तरीके के व्यवहार को देख ड्राइवर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और इनाया के लिए मन में सम्मान भी। ठीक है बिटिया, ले आओ चाय। ड्राइवर सकुचाते हुए बैठ गया। आप भी बैठो ना श्वेता माँ।
अभी आपके लिए बढ़िया चाय बनाकर लाती हूँ, इनाया ने कहा और बिना किसी की बात सुने तुरंत किचन में चली गई। थोड़ी देर में वह चाय लेकर आ गईं। लीजिए श्वेता माँ, सबसे पहले आप। इनाया ने श्वेता को कप पकड़ा दिया और फिर ड्राइवर को और फिर नानी को भी चाय दी और खुद भी चाय लेकर बैठ गईं। कहा था ना मैंने कि चाय पीने से एसिडिटी हो जाती है, तो थोड़ा कम पिया करो, श्वेता ने चाय का घूंट भरकर कहा। अब आप भी श्वेता माँ, इधर तो नानी माँ ही बोलती रहती हैं, मैं काली हो जाऊंगी चाय पीने से। अब बताओ, पहले से ही काली हूं और काली होकर कहाँ जाऊंगी? अब आप बोल रहे हो एसिडिटी? इतनी ठंड में क्या कोई कोल्ड कॉफी पिएगा या आइसक्रीम खाएगा? इतनी ठंड में तो सिर्फ चाय चाहिए जो राहत दे सकती है, इसलिए टेंशन छोड़कर चाय का आनंद लीजिए, इनाया मस्ती भरे अंदाज में बोली। तो श्वेता मुस्कुरा उठी। सच कहती हूं ना माँ, दिल को सुकून हो जाता है। कितनी प्यारी बच्ची है ये, उदास चेहरे पर भी मुस्कुराहट ला दे। श्वेता ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है, तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपने के लिए। अब इसकी मुस्कुराहट भी तुम्हारी और इनाया भी तुम्हारी, नानी माँ बोली। तो इनाया ने नासमझी से उनकी तरफ देखा। श्वेता ने गहरी सांस ली और नानी के कंधे पर हाथ रखा। अभी आप आराम कीजिए, रात बहुत हो गई है, कल हम बात करेंगे। श्वेता इनाया के सामने बात नहीं करना चाहती थी। पर पहले केक तो कट कर ले, आप इतने प्यार से लेकर आए हो, मैं कल तक का वेट नहीं कर सकती। इनाया ने झट से केक बॉक्स ओपन कर लिया और उसी के साथ श्वेता और नानी उसके पास आकर खड़े हो गए और हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगे। और इनाया ने झट से केक कट किया और एक बड़ा सा पीस लेकर श्वेता के मुंह में रख दिया और दूसरा पीस अपनी नानी माँ के मुंह में रख दिया। अब आप दोनों क्या मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? खिलाओ खिलाओ भाई, मुझे भी खिलाओ। आखिर इतनी अच्छी चाय पिलाई है मैंने, उसके बदले में केक खिलाना बनता है, इनाया बोली। तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और अगले ही पल बड़े बड़े पीस लेकर एक साथ इनाया के मुंह में ठूंस दिए। इनाया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, तो वहीं वह दोनों खिलखिला उठी। इतनी देर में ड्राइवर चला गया था और फिर तीनों वहीं बैठकर थोड़ी देर बात करती रहीं। श्वेता, आराम कर लो बेटा, थकान हो रही होगी, इतना लंबा सफ़र करके आई हो तुम और ठंड भी हो रही है, नानी माँ बोली। चलिए ना माँ, मैं तो कब से इंतज़ार में हूँ अपनी माँ और बेटी के बीच में सोने के लिए, कभी कभी तो यह मौका मिलता है मुझे, श्वेता बोली और नानी के कमरे की तरफ बढ़ गई। बिस्तर पर आकर लेटी और उसकी एक तरफ जाकर नानी माँ लेट गई और दूसरी तरफ इनाया ने कसकर श्वेता को हक कर लिया और उसके ऊपर अपने पैर रख लिए, उसके सीने पर हाथ रख दिया। श्वेता ने प्यार से उसे देखा और फिर उसके माथे पर हाथ रखकर धीमे धीमे उसके बालों को सहलाने लगी। नानी माँ ने आंखें बंद कर लीं। वैसे भी उन्हें थकान हो रही थी और आजकल तबीयत के कारण नींद भी ज्यादा आती थी, और वैसे भी वह जानती थी कि अगले 2 दिन इनाया और उसकी श्वेता माँ के हैं और इन दोनों के बीच वह कभी नहीं आती थी। और अब जब उन्होंने तय कर लिया था कि अब इनाया को श्वेता के पास छोड़ेंगी, तो वह चाहती थी कि दोनों अच्छे से बात करें, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल रहे। और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? अब तो कोर्स पूरा हो गया ना? श्वेता ने पूछा। कोर्स पूरा हो गया है माँ, और मैं बस जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ। सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए तो नानी माँ का थोड़ा काम कम हो। पर तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है बेटा? तुम जॉब करने के लिए नहीं, लोगों को जॉब देने के लिए बनी हो, श्वेता ने कहा। आप भी नानी माँ जैसी बातें कर रही हो। मैं पहले खुद तो 2-4 पैसे कमा लूँ, तब किसी और को मौका दूँ, इनाया ने मासूमियत से कहा। अभी तुम्हें बहुत सी चीज़ें पता नहीं है, पर इस बार काफ़ी बातें तुम्हें बताने का सोचा है, श्वेता धीमे से बोली। कैसी बातें? इनाया ने गर्दन उठाकर कहा। अभी नहीं, कल दिन में बैठकर आराम से बात करते हैं। अभी सो जाओ, तुम्हारी भी नींद खराब हो गई ना, और मुझे भी नींद आ रही है, श्वेता ने हौले से उसकी पीठ को थपकते हुए कहा और फिर आंखें बंद कर लीं। इनाया ने कंबल ठीक किया और श्वेता के और भी करीब सिमट गई। श्वेता की नज़दीकी हमेशा उसे एक माँ की ममता का एहसास कराती थी, और श्वेता ने हमेशा उसे इस तरीके से रखा था और इस तरीके से व्यवहार किया था कि वह एकदम खुली हुई थी, श्वेता से बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करती थी। थोड़ी देर बाद श्वेता ने आंखें खोलकर देखा तो पाया इनाया सो गई है। श्वेता ने हौले से उसके माथे पर किस किया और आंखें बंद कर लीं।
हक तो तुम्हारा उस घर, उस कंपनी के साथ साथ अरमान पर एक भी है, और मैं चाहूंगी कि अरमान और तुम एक दूसरे को जानो समझो और एक अच्छे जीवन साथी बनो। पर अभी न जाने क्यों मन में एक डर आ गया है जब से अरमान ने इस तरीके से व्यवहार किया है। बस ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सब सही रहे। मैं नहीं चाहती कि मेरा वादा टूटे, वरना मैं श्रद्धा से नज़र नहीं मिला पाऊंगी। बाकी जैसा अजय ने कहा, तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम्हें मजबूरी के ऐसे किसी रिश्ते में भी नहीं बांधूंगी जो तुम्हें तकलीफ दे। इसलिए चाहती हूं कि तुम दोनों एक दूसरे को जानो, समझो, एक दूसरे से प्रेम करो, और फिर तुम दोनों का रिश्ता होगा। पर उस सब के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाना जरूरी है। जब साथ में रहोगे तभी एक दूसरे को जानोगे। बाकी माँ क्या कहना चाहती हैं? क्यों उन्होंने मुझे इस बार इनाया को ले जाना कहा, यह भी समझना होगा। श्वेता मन ही मन सोच रही थी और धीमे धीमे उसकी भी नींद लग गई। उधर भोपाल में आरोही राज देशमुख के बंगले के अंदर खड़ी थी और साथ ही साथ उसके विश्वास पात्र पुलिसकर्मी भी। पूरे बंगले में अंधेरा छाया हुआ था और वह लोग सिर्फ अपने मोबाइल की रोशनी से चारों तरफ देख रहे थे और घूम रहे थे। बड़ा ही मालदार आदमी लगता है यह तो, आरोही ने कहा, तो उसके साथ के पुलिसकर्मी मुस्कुरा उठे। जी मैडम, तभी तो सीधे सीधे हाथ नहीं डाल पा रहे हैं, वरना कोई आम इंसान होता ना तो अभी तक मार कूट कर उससे सच उगलवा लेते। पर ऐसे हाथ नहीं लगा सकते, ऊपर से बहुत प्रेशर है। वह तो सारे सबूत इसके खिलाफ है, इसलिए इसे अरेस्ट किया। अगर सबूत नहीं होते तो इसे अरेस्ट भी नहीं कर पाते। आरोही का असिस्टेंट बोला, पर तुम्हें वाकई में लगता है कि इसने अपनी वाइफ का मर्डर किया है? आई मीन, ना ही तो बॉडी मिली है, ना ही किसी ने इसे खून करते देखा है। कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, फिर कैसे इतना श्योर है सब कि इसने ही कत्ल किया है? आरोही चारों तरफ घूमते हुए बोली, मैडम, लास्ट टाइम इसे ही इसकी पत्नी के साथ देखा गया था, और यह जो बीच में कह रहा है कि इसे होश नहीं था, और उन 12 घंटे में ही इसकी पत्नी के साथ कुछ हुआ है। अब यहाँ ये झूठ बोल रहा है कि या वाकई इसे कुछ नहीं पता, ये कोई नहीं जानता। ये मंजरी के साथ था, और जब ऐसे होश आया तब उसने खुद को खून से लथपथ पाया और मंजरी का कहीं अता पता नहीं था। अब मैडम, ऐसे कौन विश्वास करेगा? इसके घर के अंदर कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, सर्वेंट सारे छुट्टी पर थे ये, और उसकी वाइफ भी अकेले थे घर में। अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, और इस बीच रात के 12 से लेकर सुबह 6 के बीच के टाइम में ही मंजरी के साथ कुछ हुआ है और वह गायब हुई है, और इस टाइम को ही यह बोल रहा है कि इसे कुछ याद नहीं है। ये रात को 12 सोया था और सुबह 6 बजे उठा तो मंजरी इसके साथ नहीं थी, ऐसा राज देशमुख ने बताया है। आरोही ने एक नज़र उस पुलिसकर्मी को देखा और फिर बेडरूम की तरफ बढ़ गई। यहाँ पर ही क्राइम सीन को पूरी तरीके से सील किया हुआ था। चारों तरफ पुलिस की के बंद बंधे हुए डोंट क्रॉस के बैंड थे, और फर्श पर कुछ कपड़े और चूड़ियों के टुकड़े मौजूद थे, और खून के धब्बे अब तक सूख चुके थे। इन खून के धब्बों का टेस्ट हुआ। किसका खून है यह? आरोही ने सवाल किया। मैडम, टेस्ट हुआ है, पर यह नहीं क्लियर हो पाया है कि खून किसका है, कांस्टेबल ने धीमे से कहा। मतलब? आरोही बोली, मतलब ये एक इंसान का खून है, इतनी बात क्लियर हो गई है। पर वह इंसान मंजरी थी या कौन थी, इसका कुछ भी समझ आ रहा है। मतलब? आरोही की भौहें सिकुड़ गईं। मंजरी अनाथ थी, एक और फेंस में रहती थी, वहीं से इसे उसे प्यार हुआ और इन्होंने शादी कर ली। इसलिए इस ब्लड सैंपल के डीएनए से मैच करने के लिए कुछ भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात, इसके घर में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे मंजरी का डीएनए मिल सके। उसका टूथब्रश, उसका हेयर ब्रश, यहाँ तक कि उसके वह कपड़े जो उसने पहने थे, यानी यूज्ड कपड़े तक गायब है। अब इतना सब कुछ कोई बाहर से आकर तो 6 घंटे में नहीं कर सकता। इसी से साथ समझ में आता है कि यह सब इसी ने किया है, कांस्टेबल बोल रहा था, और आरोही दीवार पर लगी राज देशमुख और उसकी पत्नी मंजरी की तस्वीर को देख रही थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। मंजरी आगे थी और पीछे खड़े राज ने उसे अपनी बाहों में जकड़ रखा था। दोनों के चेहरे पर बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट थी और आंखों में जिंदगी जीने की चाहत और चमक। आरोही ने टॉर्च से बाकी चारों तरफ नजर घुमाई और उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। पूरे कमरे में सिर्फ और सिर्फ राज और मंजरी की तस्वीरें थीं। हर एंगल से और हर तस्वीर उनकी खूबसूरत जिंदगी और प्रेम भरे वैवाहिक जीवन को दिखा रही थी। विश्वास नहीं होता कि जो इंसान अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है, जो दोनों एक दूसरे के लिए जान देते थे, जैसा कि तस्वीरों से समझ में आ रहा है,
वह जान कैसे ले सकता है? आरोही ने गहरी सांस ली। कुछ नहीं कहा जा सकता मैडम जी, कलयुग आ गया है। इंसान चेहरे पर चेहरा लगाकर रहता है, कुछ पता नहीं चलता कि क्या सच है क्या झूठ। कांस्टेबल बोला। आरोही ने ग्लव्स पहने और अलमारी खोली और वहां पर सामान देखने लगी। तभी हाथ में एल्बम आई। वह एल्बम मंजरी के अनाथ आश्रम की थी। आरोही उस एल्बम को देखने लगी और फिर उसे अपने पास रख लिया। इसके अनाथ आश्रम से पूछताछ की। कुछ पता किया वहां पर? आरोही ने कहा। किया था, पर कुछ भी संतोषजनक नहीं मिला। कोई कुछ ज्यादा नहीं बता पाया। सबका कहना था कि 1 साल पहले राज देशमुख कुछ डोनेशन वगैरह के चक्कर में उनके आश्रम में आया था और इस समय इसकी मंजरी से मुलाकात हुई। मुलाकात प्यार में बदल गई और 3 महीने पहले उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद मंजरी का अनाथ आश्रम में जाना ना के बराबर हो गया। कभी कभी यह लोग जाते थे वहां पर डोनेशन वगैरह देने के लिए। पुलिसकर्मी बोला। ओके, आरोही ने कहा और एक एक करके सामान देखने लगी। काफी कुछ चीजें उसे समझ आ रही थीं। उसने कपड़ों को देखा और सामान देखा। मंजरी के कपड़े उलटते पलटते उसके हाथ में एक स्कार्फ आ गया। वह शायद पीछे की तरफ रखा था। उसे देखते ही आरोही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसे सैंपल के तौर पर कर रख लो, बाकी का अब कल करते हैं, आरोही ने कहा और उसी के साथ वो लोग उसके घर से निकल गए। वहीं घर की पिछली दीवार से सट के खड़े एक आदमी ने तुरंत किसी को फोन मिला दिया। सर, आरोही अवस्थी आज घर के अंदर गई थी, वह भी छिपकर। पता नहीं उसके हाथ कुछ आया या नहीं आया, पर कोशिश पूरी कर रही है। करने दो उसे जो कोशिश करनी है। कुछ भी नहीं कर पाएगी, वह सामने से कहा गया और कॉल कट हो गया। आरोही आकर पुलिस जीप में बैठ चुकी थी और ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाने लगा कि तभी आरोही ने हाथ के इशारे से रोक दिया और नज़र उसे दीवार पर पड़ने वाली परछाई पर गई, जहां पर एक आदमी कान से फोन लगाए दिखाई दे रहा था। आरोही के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, सच्चाई एक न एक दिन तो सामने आएगी ही। अब सच्चाई को सामने लाने का जिम्मा जब मेरे कंधों पर है, फिर तो सच्चाई को खुद ब खुद सामने आना पड़ेगा। कातिल आसमान में हो या पाताल में या जेल की सलाखों के पीछे खड़ा हुआ, राज देशमुख सच्चाई को मैं सामने लाकर रहूंगी, आरोही ने कहा और उसी के साथ ड्राइवर को गाड़ी बढ़ाने को का इशारा किया और सीट की बैक से सिर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। उधर अरमान काम से फ्री हुआ और वह अक्षता के फ्लैट पर निकल गया। घर पर उसने कॉल करके बता दिया था कि किसी ज़रूरी काम से जा रहा है और रात में लेट आएगा, इसलिए उसके लिए डिनर पर इंतज़ार कोई नहीं करे। घर में वैसे भी अजय अकेला ही था, तो उसने टाइम से डिनर किया और सोने चला गया। वह जानता था अरमान की बिजनेस मीटिंग्स होती रहती हैं और जब से अरमान बिजनेस में पूरी तरीके से उतरा है, अजय रिलैक्स हो गया था और ज़्यादातर बिजनेस मीटिंग अरमान ही अटेंड करता था। इसलिए अजय को कभी भी गलत नहीं लगता था और ना ही उसने कभी शक किया था। आज आरोही भी नहीं थी और अरमान भी नहीं था, तो अजय ने खाना टाइम से खाया और आराम करने चला गया। श्वेता भी शिमला निकल पहुंच चुकी थी, इस बात की खबर उसे मिल गई थी। तो मित्रों, अगला पार्ट जल्दी ही सुनते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।